वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 47 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 47 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट वाला। भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा। रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट 1853। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन, अगर याद आ रहा हो तो आपको। देखिए, भारतीय परंपरागत उद्योगों को हानि हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत से। ठीक है, क्यों? क्योंकि कच्चा माल आसानी से मिलने लगा था। जो मशीनीकृत सामान था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में जाने लगा। ठीक है, और उस मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर पाए। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, केवल एक और तीन बी है इसका आंसर। देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। रेलवे के विकास से उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलने लगा तथा इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सके और उनका पतन होने लगा। तो दूसरा वाला गलत है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों तथा नदियों के समीप थे। अब रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण के तौर पर देखें तो गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था। जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। तो तीसरा वाला करेक्ट है। अच्छा, इस रेलवे के विकास ने एक चीज कुछ समय के लिए की थी। ठीक है, जातीय भेदभाव और छुआछूत कम होने लगा था। ठीक है, क्योंकि हर धर्म और जाति के लोग साथ में बैठकर यात्रा करते थे रेलवे में, ट्रेन में। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में फूट डालो और राज राज करो की नीति आ गई तो चल ना सका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? एक शुरुआत पूछ लेते हैं और एक नियमित रूप से भी पूछ लेते हैं। तो शुरुआत तो 1872 की है। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872। इसके बाद 1881 से दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। तो ये दोनों को याद रखिएगा, पूछ लेता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में कारखाने और सूची 2 में हैं उसके संस्थापक। पणजी, मछलीपट्टनम, मद्रास, पुडुचेरी। देखिए, पौंडीचेरी तो हो गया पुर्तगाल। पणजी हो गया पुर्तगाल। ठीक है, गोवा जो बसाया हुआ है पुर्तगालियों का। पणजी हो गया पुर्तगाल। तो ए का 1 हो गया, जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। मछलीपट्टनम ये डच का है। ठीक है, मद्रास हो गया फ्रांसीसी और पौंडीचेरी हो गए अंग्रेज। तो बी हो गया इसका आंसर। ये हैं कारखाने संस्थापक। पणजी पुर्तगाली 1510 में, मछलीपट्टनम डच 1605 में, मद्रास अंग्रेज 1639, पौंडीचेरी फ्रांसीसी 1673। ठीक है, यही बन रहा था।
ये मिलाया था। पौंडीचेरी, पणजी पुर्तगाली, मछलीपट्टनम डच, मद्रास, ठीक है, अंग्रेज, और पौंडीचेरी फ्रांसीसी। ठीक है, ये ठीक कर लीजिए इसको। बी है वैसे तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 से प्री हिस्टोरिक पीरियड के क्वेश्चन होंगे 20 तक। ठीक है, यानी कुल 16 क्वेश्चन। गायत्री मंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गायत्री मंत्र को पहली बार अथर्ववेद में दर्ज किया गया था। गायत्री मंत्र अथर्ववेद के तीसरे मंडल से आता है। देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो 4 वेद हैं, 4 में ऋग्वेद में दर्ज किया गया। गलत है यहाँ पर। जादू टोना जो है वो अथर्ववेद में है, संगीत सामवेद में। इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आता है, दोनों गलत हैं ये। अथर्ववेद नहीं, ऋग्वेद के। देखिए, गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था और लगभग 2500 से 3500 वर्ष पहले संस्कृत में लिखा गया था। गायत्री मंत्र में 24 भाग होते हैं, जो 8 भागों के त्रिक के भीतर व्यवस्थित होते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आता है, न कि अथर्ववेद के। इस मंडल में मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र के 62 भजन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है? 3 यहाँ पर होंगे करेक्ट, 1 होगा इनकरेक्ट। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। रावी नदी सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदी है और हड़प्पा सभ्यता की खोज का मुख्य श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। मोहनजोदड़ो की खोज है राखल दास बनर्जी। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, और डी आंसर अपना। तो डी सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा स्थल की खोज का मुख्य श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। रावी नदी सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदी है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, शॉर्ट में आर डी बनर्जी, 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे ये, ब्रिटिश इंडिया में। नंबर 6 पर आ जाइए। बिंबिसार के संदर्भ में सही कथन है। बिंबिसार मगध का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। उसे उसके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। सारे सही हैं ये। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी है इसका आंसर, ABCD। बिंबिसार मगध का शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। 1544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। उसे उसके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किया था? ये अशोक था। ठीक है, अशोका द ग्रेट, सी। अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था। उसके स्तंभों पर, साथ ही रॉक सतह पर भी शिलालेख खुदे हुए हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? कौन था? ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त।
अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर में एक राज्य स्थापित किया जिसका नाम शुंग वंश था। ठीक है, इंग्लिश में है ये पुष्यमित्र शुंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के संदर्भ में सत्य कथन है। बसुमित्र ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। इस संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 4 संप्रदायों में बट गया था: मोक्षयान, हीनयान, ज्ञानयान और महायान। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। बसुमित्र ने नहीं बल्कि कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। गलत है। इस संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। गलत है। इस संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया: हीनयान और महायान। ज्ञानयान मोक्षयान जैसी कोई चीज नहीं है। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। केवल डी यहां पर सही है। देखिए, कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया, ना कि बसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 72 एडी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता बसुमित्र ने की थी और अश्व घोष उसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो आयोजक कौन है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये सब याद रखिएगा। उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। इस संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया: हीनयान और महायान। ठीक है, ज्ञानयान मोक्षयान जैसा कुछ नहीं था। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, तो डी वाला सही था केवल। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे कि अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का राजा था और हर्यक वंश से था वो। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सम्राट। बिंबिसार मगध का राजा था, हर्यक वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। 10वां प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। ठीक है, प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी प्रथम नहीं थे, 24वें थे। ये गलत है, यही आंसर है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 24वें तीर्थकर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और अगर प्रश्न करें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, 24वें तीर्थकर को। 24वें तीर्थकर कौन है? स्वयं महावीर स्वामी। 23वां कौन है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के श्रेष्ठ तपस्वियों को तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा सब ये। अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे। नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है, उन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पहला, दूसरा, ठीक है। 23वां तो बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। 23वां, 24वां तो सबको ही पता है। ठीक है, और 22वां भी याद रखिएगा, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं ज्यादा। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। मुंडक उपनिषद में। सत्यमेव जयते जिसका अर्थ है सत्य अकेले विजयी होता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। यह भारत सरकार का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित को उनके दर्शन के अनुसार सही सुमेलित करेंगे। बृहस्पति, गौतम, पतंजलि, कपिल मुनि।
योग दर्शन का कौन है, चार्वाक दर्शन का कौन है, सांख्य दर्शन का कौन है, न्याय के कौन है? न्याय के हैं गौतम बुद्ध। बृहस्पति का संबंध है चार्वाक दर्शन से। पतंजलि योग दर्शन हो गया, कपिल मुनि हो गए सांख्य दर्शन। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 2। तो सी है इसका आंसर। ठीक है, बृहस्पति चार्वाक दर्शन से, गौतम न्याय दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, कपिल मुनि सांख्य दर्शन। ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं। ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में अनाज के लिए गोधूम, ठीक है, यानी गेहूं, और ब्रीही बोलते हैं चावल को। तो ए है इसका आंसर। किस शब्द का पूछा है वहां? देखिए, ऋग्वेद जो है प्राचीन भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुतियां हैं और यह प्रारंभिक वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अनाज के संदर्भ में ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख है जो वैदिक लोगों द्वारा जाने जाते थे और उनकी खेती की जाती थी। गोधूम गेहूं को संदर्भित करता है जो ऋग्वेद में उल्लेखित प्राथमिक अनाजों में से एक, और ब्रीही चावल को संदर्भित करता है जो वैदिक कृषि में एक और महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण अनाज फसल है। ठीक है, आज तक खा रहे हैं इसको भारतीय पूरे विश्व में। नंबर 14 पर आ जाइए। वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। देखिए, ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख है, 4 वेदों में से एक है। ठीक है, हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति के श्लोक हैं जो मुख्यतः संस्कृत में रचित हैं। ऋग्वैदिक संहिता में 10 मंडल हैं। ये मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। ये भजन वैदिक संस्कृत में रचित हैं और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या हर्यक वंश? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी। हर्यक वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिन्हें प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। इस वंश ने मगध क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बन गया। 16 प्रश्न है। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बलराम, राम, कृष्ण या विष्णु? कृष्ण। ठीक है, सी है इसका आंसर। बाय मिस्टेक डी लग गया। देखिए, भगवान नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि वास्तव में जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे और उन्हें व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। उनका उल्लेख भगवान ऋषभ के साथ ऋग्वेद संहिता में मिलता है। वह श्री कृष्ण से संबंधित हैं और उन्हें उनका छोटा चचेरा भाई माना जाता है। गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ शुद्धोधन। ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था।
गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कुशीनगर में किया था? पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता महामाया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है उपदेश दिए, तो सारनाथ में उपदेश दिए। ठीक है। कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु से संबंधित है, डी गलत है। यानी निर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है। और ऋषभदेव संस्थापक। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे, उनकी माता महामाया थी। देखिए विवाह, उनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था। पत्नी का नाम यशोधरा, एक बेटा भी था राहुल। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित। इसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है उपदेश दिए, तो उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सलाहकार और सेनापति चाणक्य की मदद से यह जीत हासिल की थी। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद नहीं बल्कि अंतिम जो शासक था धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, न कि महापद्मनंद को। गलत है पहला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सलाहकार और सेनापति चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये 3 नाम है एक ही व्यक्ति के हैं, उसकी मदद से किया था। केवल दूसरा सही है। देखिए केवल दूसरा सही है तो बी है ना, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जबकि नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की स्थापना की थी। आखिरी शासक है धनानंद नंद वंश का। और चंद्रगुप्त ने अपने सलाहकार या गुरु कह लो, सेनापति भी थे वो, चाणक्य या कौटिल्य की मदद से यह जीत हासिल की थी। अब अगला प्रश्न इन्हीं चाणक्य के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। यह ग्रंथ शासन कला, राजनीति और युद्ध नीति पर आधारित है क्या? बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के एक महान दार्शनिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, यानी सर्वगुण संपन्न। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मुख्य सलाहकार, सेनापति भी कह लीजिए। ठीक है। जिन्होंने नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। ठीक है। इन्हीं के दिमाग की उपज थी। उन्होंने ही प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र शासन कला, राजनीति और युद्ध नीति पर आधारित है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को वैदिक पंथों में युद्ध देवता माना जाता था? किसको? वरुण, मित्र, अग्नि, इंद्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इंद्र को तूफानों और युद्धों के देवता के रूप में जाना जाता है। वह प्राचीन वैदिक ग्रंथ, वैदिक हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता और ऋग्वेद के सर्वोच्च देव हैं। ठीक है। उन्हें अक्सर एक सफेद हाथी ऐरावत की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है। वर्षा और गरज के राजा के रूप में वह सूखे को समाप्त करने के लिए वर्षा कराते हैं।
वह एक महान योद्धा भी हैं जो असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।